Now, before we begin this topic, it is based on senior citizen. Let's play a video first, and then we can go in depth so that we can understand why this topic is required, why it is needed, why it is the need of the hour. So I will request you all to play that video. नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जिस शख्स ने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की, उसके पास रहने के लिए खुद का घर ना हो? आप भले ही इस खबर को सुनकर हैरान हो, लेकिन ये सच है। रेमंड कंपनी के संस्थापक विजयपत सिंघानिया आजकल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। विजयपत सिंघानिया का आरोप है कि यह सब हुआ है उनके बेटे गौतम सिंघानिया की वजह से। अपने घर पर कब्जा पाने के लिए विजयपत सिंघानिया ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नम आंखें फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट। यह है विजयपत सिंघानिया, रेमंड कंपनी के संस्थापक। वो कंपनी जो आज 10,000 करोड़ की हो चुकी है। विजयपत के चेहरे पर मुस्कुराहट भले ही है, लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द छिपा है। यह दर्द इन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि इनके अपने बेटे गौतम सिंघानिया से मिला है। देश के बड़े अमीरों में शुमार रेमंड ग्रुप के मालिक रहे विजयपत सिंघानिया इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं, खुद का घर होते हुए किराए के घर में रहने को मजबूर है। बेटे गौतम सिंघानिया ने पिता को उनका घर देने से इनकार कर दिया है। मशहूर उद्योगपति विजयपत सिंघानिया इन दिनों आर्थिक रूप से परेशानी के दौर में हैं। इसके पीछे वो वजह मानते हैं अपने बेटे गौतम सिंघानिया को। इस वक्त मैं आपको तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, ये विजयपत सिंघानिया का घर है, जो रो हाउस इस वक्त जिसमें वो रह रहे हैं। ये केम्स कॉर्नर के पास स्थित है। ग्रैंड पैराडी नाम है इस रो हाउस का, 14 नंबर का रो हाउस। इसमें वो किराए पर रह रहे हैं, जिसका किराया है करीब 7 लाख रुपए महीना। 4,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा रो हाउस है। विजयपत सिंघानिया रेमंड कंपनी के मालिक हैं, लेकिन अब ये मालिकाना हक उनके पास नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने 2015 में इनके पास जो 38% शेयर था अपने बेटे के नाम इन्होंने कर दिया, गौतम सिंघानिया के। इसके अलावा और भी दर्जन भर कंपनी जो थी, उन सभी कंपनियों के शेयर भी 2015 फरवरी महीने में इन्होंने अपने बेटे को दे दिया। और उसके बाद से ही शुरू हुई इनके बेटे द्वारा इनके साथ गड़बड़ी करने का काम। अपना घर पाने के लिए विजयपत सिंघानिया ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मालाबार हिल स्थित 36 मंजिला जेके हाउस में अपने डुप्लेक्स पर कब्जा मांगा है। विजयपत इन दिनों दक्षिण मुंबई स्थित ग्रैंड पराडी सोसाइटी में किराए के घर में रह रहे हैं। जितनी कंपनियां थी वो सब अपने नालायक पुत्र को गिफ्ट कर चुका हूं, इसलिए ही इज द ओनर नाउ, आई हैव नो से। वही बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती थी। कभी कभी बाप अपने प्यार में गलतियां कर देता है, मैंने भी की। क्या कोई बाप नहीं करता है? बहुत से लोग करते हैं, शायद इतनी बड़ी नहीं करते हों। हमने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है, तो उसका भुगतान तो हम ही को देना पड़ेगा। जिस घर पर कब्जे की मांग को लेकर विजयपत कोर्ट गए हैं, वो 1960 में बना था। उस वक्त ये 14 मंजिला इमारत थी, लेकिन 2007 में इमारत को तोड़कर फिर से बनाने का फैसला हुआ। अब 14 मंजिला इमारत की जगह 36 मंजिला इमारत है। डील के मुताबिक विजयपत सिंघानिया, गौतम सिंघानिया, विजयपत के भाई अजयपत सिंघानिया की पत्नी वीना देवी और उनके बेटों अनंत और अक्षयपत सिंघानिया को एक एक डुप्लेक्स मिलना था। वो अब किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। विजयपत से पहले वीना देवी और उनके दोनों बेटे भी अपार्टमेंट में अपने हिस्से के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। मेरे पीछे ये है जेके हाउस, जो इन दिनों सिंघानिया परिवार के बीच में विवादों का जड़ बना हुआ है। यहाँ पर जो है 36 मंजिला इमारत बनाई गई। आपको बता दें कि जब 2007 में ये इमारत खाली कराई गई थी जेके हाउस, तो उस वक्त महज 14 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसमें 12 मंजिल इमारतों पर सिंघानिया परिवार के जुड़े अलग अलग सदस्य रहते थे। 7वीं और 8वीं मंजिल पर विजयपत सिंघानिया रहते थे, जिन्होंने इस वक्त कोर्ट में केस किया हुआ है गौतम सिंघानिया के खिलाफ। उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि जेके हाउस में रहने वाले लोगों को जब ये 36 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, तो जितना स्क्वायर फीट की जगह ली गई है वो पूरी की पूरी जगह वापस दी जाएगी। लेकिन ये इमारत 10 सालों में बनकर तैयार हुई, जबकि 3 सालों में इसे बनकर तैयार करने की बात कही गई थी। 10 सालों में बनकर तैयार किए जाने के बाद भी अब
सीएमडी जो हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रेमंड के गौतम सिंघानिया ने रोक लगा दी है किसी भी व्यक्ति को इस घर में एंट्री से। विजयपाल सिंघानिया की परेशानी सिर्फ यही नहीं है कि उनका बेटा उन्हें घर नहीं दे रहा। सिंघानिया का आरोप है कि गौतम उनका खर्चा तक नहीं उठा रहा। दरअसल 2015 में बिजनेसमैन विजयपाल सिंघानिया ने रेमंड में अपने हिस्से के 38% शेयर बेटे के नाम कर दिए थे। इसके साथ ही जेके फाइल्स, रेमंड यूको डेनिम पार्क, पार्क एवेन्यू और अन्य कंपनियों के शेयर भी उन्होंने गौतम को दे दिए। विजयपाल सिंघानिया का आरोप है कि शेयर मिलने के बाद ही बेटे का बर्ताव बदल गया और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बहुत दिन से सोचते रहे कि should I be filing a case against a company which I have put my blood and sweat in? टाइम लगा। फिर हमने कहा हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमने तो इतना भी पैसा अपने पास नहीं रखा कि रहने की जगह मिल जाए। ठीक है, कानून डिसाइड करेगा। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे पिता बेटे के विवाद पर गौतम सिंघानिया ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सबके सामने अपना पक्ष जरूर रखा है। बेटी और रेमंड के चेयरमैन के तौर पर मेरी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग है। पूरा मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता। ये बहुत पुराना मामला है। ऑडिट कमेटी और रेमंड के बोर्ड ने प्रॉपर्टी से जुड़े प्रस्ताव को शेयर धारकों की मंजूरी के लिए भेजा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है, लेकिन शेयर धारकों ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। एक पक्ष होने के कारण मैंने वोट नहीं डाला था। मेरा मानना है कि शेयर धारकों के हित परिवार के हित से बड़े हैं, इसलिए मैंने शेयर धारकों के फैसले का स्वागत किया। बेटे के तौर पर मैं 2 साल से पिता और दूसरे परिजनों से बात कर विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटे के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध हूं। गौतम सिंघानिया शेयर धारकों के प्रति प्रतिबद्धता की बात कह रहे हैं, वहीं विजयपाल सिंघानिया की नाराजगी कम नहीं हो रही। वो अपना उदाहरण देकर दूसरों को भी नसीहत दे रहे हैं। यही उम्मीद करूंगा आपके चैनल से कि जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सोच के, अपना फ्यूचर देख के अपने बच्चों को देना चाहिए। प्रेम के लिए देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपना ख्याल रख के दीजिएगा, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। घर को लेकर चल रही पिता बेटे की कानूनी लड़ाई कौन जीतता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस विवाद ने इस खानदानी रईस परिवार की छवि पर असर जरूर डाला है। अश्विनी कुमार पांडे, इंडिया टीवी, मुंबई। So, no, it's a sad story for father. Okay, it is a sad story. But why was this video played? What was the motive? What was the object behind playing this video? If you don't know the details, this is from the video. What you can make out is who have the authority to cancel the gift deed. That's a nice question. Then to understand the legal points. Okay, now what happens? अभी 2000 March 23 के पहले this video shows that how children are behaving irresponsibility towards their parents. They have some legal responsibility towards their parents. I would not say the legal responsibilities, they have the moral responsibilities. आज गौतम सिंघानिया ने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का जो एम्पायर खड़ा किया, अपने लड़के को 38% जो उसका था उसका गिफ्ट दे दिया, बाकी सब कंपनीज भी उसने गिफ्ट दे दी, राइट। तो माँ बाप जो है वो प्यार में थोड़े अंधे हो जाते हैं और बच्चों को कर देते हैं। और 2000 मार्च 23 के पहले बहुत लोगों ने गिफ्ट डीड दिए अपने बच्चे लोग को, क्योंकि देयर वाज हार्डली एनी रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी फीस। सिर्फ 200 रुपया भरना था स्टैम्प ड्यूटी का और 200 रुपया रजिस्ट्रेशन का भरने का था, और लाइसेंसिंग और स्कैनिंग के लिए तो 2-5 हजार के अंदर पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज जो है वो बच्चों के नाम पे गिफ्ट हो जाती। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों के नाम पे हमारी प्रॉपर्टी जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाए, ताकि वो फ्यूचर में जो लिटिगेशन आते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से बचे और इजीली ट्रांजिशन हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आता है गिफ्ट डीड में, वहां पे अगर आपने गिफ्ट देने के टाइम पे एक कंडीशन डाली रहती है दैट आई कैन रिवोक द गिफ्ट डीड व्हेनेवर I feel that you are not taking care of me as a senior citizen। तो वो अगर कंडीशन है, कंडीशनल गिफ्ट डीड है, जिसमें कंडीशन मेंशन करने में आती है कि whenever I feel
that you are not taking care of me, I will revoke the gift deed, तो वो प्रोसेस इजी हो जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। पहले काफी सारे हाई कोर्ट्स ने भी ये ऑर्डर दे दिया था कि अगर वो पेरेंट का ध्यान नहीं ही रखता है तो वो जो गिफ्ट डीड है वो पेरेंट कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो गिफ्ट डीड के अंदर देयर हैज टू बी अ कंडीशन दैट इफ द चिल्ड्रन आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन पेरेंट्स देन द गिफ्ट डीड इज रिवोक्ड। इसमें काफी सारे पहलू है। आपको तो मालूम है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में कहीं डिकेड से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, 10 साल 20 साल 30 साल तक के केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। तो जस्टिस गौतम पटेल ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली जो मुझे उन्होंने जजमेंट में भी कोट किया था और काफी सारे उसके ऊपर आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर्स में भी वो छपा हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन जो बताई जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी है और मैं हमेशा कोट करता हूँ कि सीनियर सिटीजन डजंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। अभी आज अगर मैं 70 साल का हूँ और मैं अगर गिफ्ट डीड कैंसिल करने के लिए या मेरे मेंटेनेंस के लिए अगर मैं केस दायर करता हूँ और वो दूसरे 10 साल लग जाएंगे अगर वो केस का फैसला आने में, तो मुझे पता नहीं है कि 10 साल तक मैं यहाँ पे रहूंगा या दूसरी दुनिया में चले जाऊंगा। और अगर 80 साल की उम्र में अगर वो फैसला आता भी है तो मेरे पास जो फैगेंड बचे वो 2-4 साल बचे हैं। तो जस्टिस गौतम पटेल ने जो बोला है कि दे डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, और उन्होंने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जहां पे सीनियर सिटीजन कैन मेक अ कंप्लेंट, उनको ये बोला है कि आपको कोर्ट के जैसा सच क्या है झूठ क्या है वो आपको पता करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गिव इमीडिएट रिलीफ टू द सीनियर सिटीजन। तो ये एक लाइन मुझे बहुत अच्छी पसंद आई है। तो मैं आपको अभी ले चलता हूँ जो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर है। सीनियर सिटीजन एक्ट जो है वो 2007 में बना हुआ था स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन, और सेक्शन 23 जो है उसके अंदर दैट इज द हार्ट ऑफ दैट एक्ट। सो बिफोर वी गो दैट आपको एक 2-4 मैं जजमेंट्स के थ्रू लेके जाऊंगा। अभी नॉर्मली 1-2 केसेस जो मेरे पास आए थे उसका भी आपको एक जिस्ट मैं बता दूं आपको, तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से डीवी एक्ट और सीनियर सिटीजन एक्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आ जाते हैं। तो वो एक पहलू है कि पेरेंट्स जो है बहू को निकालने के लिए दे गो टू द सीनियर सिटीजन एक्ट और उसका एविक्शन ऑर्डर निकाल देते हैं। फिर बहू जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जाती है और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में जाती है कि मेरा जो एविक्शन ऑर्डर है वो स्टे करो, तो वो ऑर्डर स्टे हो जाता है। तो ये एक जो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आती है सीनियर सिटीजन एक्ट और डीवी एक्ट की, वो भी एक पहलू है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास जो 2-3 केसेस जो आए थे वो मैं आपको एक डिस्कस करूंगा। एक पेरेंट ने अपने बड़े लड़के को 5 प्रॉपर्टी दे दी। उसने 5 प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और 2 प्रॉपर्टी में कंडीशन नहीं डाला था और 3 प्रॉपर्टी में कंडीशन डाला था। तो जो 2 प्रॉपर्टी थी वो उसने इमीडिएटली बेच डाली और पिताजी जो है वो दुकान में बैठे हुए हैं, कैश काउंटर पे बैठे हुए, जो हिंदी में हम जिसको गल्ला बोलते हैं, उसको पता ही नहीं था कि मेरे बेटे ने सौदा कर दिया है और जो बायर है वो आ जाएगा और उसको पेपर देगा, बोले भाई ये दुकान आपके बेटे ने मेरे को दे दी है, आप दुकान खाली करो और जाओ। तो इट वॉज अ शॉक टू दैट एल्डरली सिटीजन। जब मेरे पास आए तो हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में हमने बताया कि भाई ये 2 प्रॉपर्टी तो बेच डाला है और 3 प्रॉपर्टी बेच डाला, और एक प्रॉपर्टी में तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि if he is not maintaining me then I have the right to cancel and he cannot sell the property till I am alive. He can enjoy the fruits of everything but he cannot sell the property. If he wants to sell it he has to take my consent. तो बोला उसके बाद भी उसने बेच डाला और अभी ये 2 प्रॉपर्टी वो बेचने वाला है, तो काइंडली गिव अ स्टे। तो कोर्ट ने स्टे दे दिया और कोर्ट ने ये पूछा कि आप करने वाले क्या हो ये प्रॉपर्टी का। तो मैं बोला अभी इसको ही हैज टू सर्वाइव, नन ऑफ द चिल्ड्रन आर टेकिंग केयर ऑफ हिम, तो ही विल गिव एक 1 फ्लैट एंड 1 गाला, कमर्शियल गाला ऑन लीव एंड लाइसेंस, और जो उसको पैसा मिलेगा उसमें वो सर्वाइव करेगा। तो उसको करीबन 95,000 से लाख रुपया उसका महीने का चालू हो गया। सो ही कैन मेंटेन हिमसेल्फ कंफर्टेबली, और उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कोर्ट व्यू देता है। लेकिन उसके पहले वो लोग वहां पे गए थे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में, वहां पे उन्होंने कंप्लेंट फाइल की जो उनके फेवर में आई पेरेंट के। फिर लड़के ने उसको अपील में गया वही ट्रिब्यूनल में, देन इन द अपेलेट ट्रिब्यूनल
उसने वो ऑर्डर को रिवर्स किया, देन वी हैड टू चैलेंज इन द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने जब देखा तो हाई कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे नॉर्मल जो केसेस चलते हैं वैसे केसेस चलाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू सी दैट द सीनियर सिटीजन कैन लिव with senior citizen can live comfortably and without getting humiliated। तो ये जो आर्टिकल 21 है ये भी इसके अंदर एक प्ले करता है। बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 21 ये शायद एक्ट बना है, दैट इज राइट टू लिव एंड राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लिव with dignity, and it is a guaranteed right which the state has to provide, and it is the responsibility of the state to provide। तो अभी to live with a dignity, जब पेरेंट्स के पास अभी जैसा अभी ये गौतम सिंघानिया और विजय पथ का आपने देखा कि वो करोड़ों रुपया का एम्पायर खड़ा करने के बाद में भी आज उसके लड़के ने उसको घर में आने नहीं दे रहा है। सो ही फील्स हिमसेल्फ स्टेइंग बिलो द डिग्निटी। तो अभी ये जो एक्ट है वो भी अमेंड होने वाला है, क्योंकि इसमें एक अपर लिमिट क्या है कि अगर मेंटेनेंस नहीं देता है लड़का तो मैक्सिमम मेंटेनेंस जो कैप है वो 10,000 है। सो विच इज अनरीजनेबल। अभी गौतम सिंघानिया के अपना विजयपथ सिंघानिया की जैसी हस्ती को 10,000 रुपये महीने का मिलेगा तो उससे वो क्या गुजारा करेगा अपना। सो इट हैज टू बी बैलेंस्ड विद द लाइफस्टाइल ही वाज स्टेइंग विद। It has to be seen that how much he was earning and how much the children are earning, उसके ही एम्पायर से खड़ा किया हुआ है। So you cannot say that गौतम सिंघानिया अपने के पास जाएंगे विजयपथ सिंघानिया और बोलेंगे मेरे को महीने के 10,000 दो। तो ये जो अपर लिमिट है वो भी is going to be amended very soon। अभी इलेक्शन हुआ है तो आई थिंक द नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में ये डिस्कस होके ये लेजिस्लेशन जो है उसमें चेंजेस आएंगे एंड वी विल बेयर द फ्रूट। नाउ विल कम to this thing, any emotional detachment or creation of an atmosphere as opposed to the one demanded by the senior citizen would be sufficient to attract section 23। यानी ये जो मेन जो हमारा एक्ट है that revolves around only one section, that is section 23। Kerala High Court has observed that section 23 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act can be invoked even if there was no condition for providing maintenance in the transfer deeds। यानी अगर ट्रांसफर डीड के अंदर हमने अगर ये कंडीशन नहीं डाली है राइट कि he has to maintain, then too the children have to maintain। Only thing is he cannot cancel the gift deed if that condition is not there। बट अगर मेंटेनेंस का भी अगर उसके अंदर क्लॉज नहीं है आपके गिफ्ट डीड के अंदर, देन ऑल्सो मैंडेटरीली the children have to give maintenance to their parents, not only the 10,000 rupees but food, clothing, medical and everything। and अगर उसका दिल करता है कि कहीं बाहर पिकनिक पे जाना, आउटिंग करना, तो वो भी वो मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर के अंदर। इट इज नॉट जस्ट गिविंग 10,000 रुपीज टू द एल्डरली पेरेंट एंड योर ड्यूटी इज ओवर। तो वो 10,000 का भी जो अपर लिमिट है वेरी सुन दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अमेंडेड। और मुझे एक जो जजमेंट है वो जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी अभी 6 तो मैं प्ली वाले को दे दूंगा 2-3 जजमेंट्स, तो दे कैन लिंक के अंदर उसका अपलोड करके रख देवे ताकि whoever wants they can read that judgment। Justice A. Mohammad Mushtaq observed that the scheme of Senior Citizen Act is not intended for dispute resolution but to promote measures to secure the welfare and interest of senior citizen। ये लाइन जो है वो मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, to promote measures to secure the welfare and the interest of senior citizens and parents, quoting the verses from Kurma Purana, Manu Smriti, Holy Quran and Holy Bible। The judge observed that the tradition, norms and values of the Indian society emphasize the duty of taking care of the elders। The court observed that due to urbanization and vast expansion in search of livelihood, parents have been treated as liability because of their old age and physical। Now, आप अभी समझो आपकी उम्र है 40 साल की या 30 साल की, तभी आपको ये सोचने में आप सोचते भी नहीं हो कि आफ्टर 20 years 30 years मैं भी सीनियर सिटीजन बनूंगा और मैं जो एग्जाम्पल सेट करूंगा मेरे बच्चे लोग के सामने, इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई पेरेंट्स, आपके बच्चे भी आपका टेक केयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि यही ट्रेडिशन है। एंड यू थिंक अगर आपस में डिस्कस भी करते हो
about your parents कि उसका मेडिकल बिल इतना है या है, तो डोंट लेट योर चिल्ड्रन नो अबाउट इट, बिकॉज वो उसके दिमाग में वो स्टोर करेगा कि मेरे बाप ने भी उसके बाप का ख्याल नहीं रखा था, वो भी जब मेडिकल बिल आ रहा था तो मुंह बना रहा था या बहाना कर रहा था, तो वो भी आपके साथ भी वही करेगा जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ में किया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you create an atmosphere in your family that you have to take care of your elder, तो आपके बच्चे भी आपका ख्याल रखेंगे. और फिर जो एक लाइन जो है, सीनियर सिटीजन्स डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, सेज Justice Gautam Patel and Madhav J. Jamdar of Bombay High Court, explaining the difference between the adversarial legal system and the inquisitorial legal system. The court added that the inquiry as contemplated under the Senior Citizen Act is similar to the process adopted in an inquisitorial system. अभी ये जो है, ये मैं आपको अभी जो बताने वाला हूँ, वो जो ट्रिब्यूनल है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सीनियर सिटीजन का, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि उनकी ड्यूटी क्या है. The duty of the tribunal under the Senior Citizen Act, therefore, is to elicit the truth. For that, he can refer to pleadings and evidence, but that is not decisive. The tribunal has to independently inquire into the truth and take measures. हमें किसी को यहाँ पे punishment की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, but he has to take measures. Measures to what? To protect the well-being of the senior citizen parents. The tribunal is actually not deciding any dispute in like manner as involved in adversarial system, but is only taking measures to protect the senior citizen parents. यानी उसका जो main aim है tribunal का is just to protect the interest of the senior citizen parents. The focus of the inquiry therefore is the protection of the senior citizen of parents as the case may be through stages of the decision taken by him at different level. Thus, I make it clear in the light of the legislative intent, यानी legislative intent जो था ये act लाने का, assimilated on the philosophical reasoning and narratives as afore referred, that the scheme of the Senior Citizen Act is not intended for dispute resolution, but to promote measures to secure the welfare and interest of the senior citizen parents. यानी इसमें ये नहीं देखने का है कि हमें डिस्प्यूट रिजोल्व करना है. डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन डिस्प्यूट रिजोल्व करना वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है. प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू प्रोमोट मेजर्स to secure the welfare and the interest of the senior citizen parents. Through measures such as demanding an inquiry under the Act as an investigation to protect well-being of the senior citizen or parents in the manner prescribed therein, in adversarial litigation system, the rights and the interests of both the parties will be adjudicated or decided. The Senior Citizen Act does not contain such process of adjudication. यानी वो adjudicate करने की जरूरत नहीं है. Only the tribunal must be guided by those factors that are required to protect the interest of the eliciting the truth. The tribunal cannot act like a neutral umpire in an adversarial system. Considering the object of the legislation as above, the tribunal has to follow the procedure for inquiry as an inquisitorial system and not as an adversarial litigation. Irrespective of the pleadings raised by the senior citizen, he has to address the grievances of the senior citizen as expressed before him to elicit the truth. The scope of inquiry in a matter related under Section 23 must be related and confined to the circumstances under which the document was executed. In the light of Radhamani's judgment, the tribunal has to examine the circumstances under which the deed was executed. It is also necessary to find out whether the senior citizen expected that the transferee would provide amenities and physical needs to the transferor at the time of transfer. This may not be any written document in this regard. Normally, this has to be concluded from the human conduct and the nature of relationship and circumstances in which a deed was executed. Strict pleadings or evidence cannot be insisted in such proceedings. यानी हम जो ऑफिसर है, he cannot strict by आप अपने evidence proof करो, ये proof करो. But it is to be noted that the law only contemplates a breach on the part of the transferee in providing amenities and physical needs to the transferor. It does not stipulate that the condition of providing maintenance should be part of such transfer. यानी अगर आपने गिफ्ट डीड में मुझे एज एन सीनियर पेरेंट्स को मेंटेन करने का क्लॉज नहीं भी डाला है,
तो भी आप उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हो। लेकिन अगर गिफ्ट डीड रिवोक करना है तो वो क्लॉज जरूरी है कि व्हेन एवर आई फील दैट इज नॉट मेंटेनिंग मी, देन आई हैव द राइट टू रिवोक दैट गिफ्ट डीड। तो आप वो गिफ्ट डीड को रिवोक कर सकते हो एज पर सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट। It does not stipulate that the condition of providing maintenance should be part of such transfer. If love and affection were the circumstances for executing such deed, any failure on the part of the transferee to provide amenities and physical needs to the transferor would attract grounds for revocation under Section 23. Therefore, any emotional detachment or creation of an atmosphere as opposed to one demanded by a senior citizen would be sufficient to attract Section 23. तो आज का जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपको अगर गिफ्ट डीड बनानी है तो आपको ये देखना है कि गिफ्ट डीड में वो आप कंडीशन डालो। इट हैज टू बी ए कंडीशनल गिफ्ट डीड दैट एनी टाइम I can revoke the gift deed until I am alive. He cannot sell the property or part with the possession. If it is that, then he has to take the consent of the parents. अगर आप ये चीज को अगर समझ के अपना सक्सेशन प्लान करते हो तो आप जो विजयपत सिंघानिया जो फैसिलिटी जो स्थिति में है, जो सिचुएशन में, वैसी सिचुएशन से आप बच सकते हो। और एक मेरे पास एक केस आया जो लोअर परेल के आसपास का है। फादर के नाम पे वो फ्लैट था, रीडेवलपमेंट में वो सोसाइटी गई, मदर के नाम पे, वो फादर पास्ट अवे, मदर के नाम पे हो गया। मदर गांव और इधर अप एंड डाउन करती थी और 4 लड़के भी है, लेकिन सबसे बड़ा लड़का है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी वाइफ के साथ में रहता है। तो लड़की की माँ और बहू की जो मदर इन लॉ है, एक ही शख्स है, लेकिन जब वो आती थी तो उसके साथ में मिसबिहेव करते थे, उसको अब्यूज करते थे, फिजिकली मेंटली, उसको पानी पीने के लिए प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, so that he goes away to the native place and they can capture this flat। और फिर उसने बोली कि चलो मैं 4 बच्चे हैं और एक में 5 हिस्सा कर देंगे, 1 करोड़ का वो फ्लैट आता है, सब 20-20 लाख रुपए लेके अपनी जिंदगी जिएंगे। तो वो फ्लैट भी नहीं बेचने दे रहा है। उसकी पुलिस कंप्लेंट हुई है और वो लेडी ने अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट डाली है। अब देखते हैं 2-3 महीने के बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या फैसला देता है, बिकॉज उसमें प्रेयर किया है कि दे शुड वेकेट द प्रीमाइसेस एंड लेट मी लिव पीसफुली, एंड शी इज रेडी टू गिव द शेयर टू ऑल द 4 चिल्ड्रन। बट बड़े लड़के की बदमाशी के हिसाब से वो अभी तक अटका पड़ा हुआ है। कोई भी आता है ग्राहक तो उसको बेचने नहीं देता है, उसको अनाप शनाप बोल के उसको भगा देता है। तो दिस इज द सिचुएशन वेर जो पेरेंट्स, पढ़े लिखे लोग तो प्रॉब्लम में आते हैं, पर ये लेडी जो है वो गांव की है, शी इज नॉट दैट एजुकेटेड, तो अपने आप का भी जो एक्सप्रेशन है वो कर नहीं पाती है बरोबर। तो अभी आई डोंट नो हाउ the case is going to turn up in the senior citizen competent authority, so we are hopeful that she gets a justice। फिर उसके बाद में लड़का चाहेगा तो अपील में जाएगा और अपील के बाद में then the matter will go to the high court। so I'll open this for the question and answer session, so if anybody wants to ask the questions they can ask me। What are the provisions relating to ex parte decree? एक्स पार्टी डिग्री इन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में वैसा है नहीं, बट उनको बुलाने में आएगा 2-3 बार, अगर नहीं आएंगे तो देन दे विल पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर। इफ अगर पेरेंट्स डालते हैं और चिल्ड्रन आते नहीं है तो आफ्टर 2-3 हियरिंग्स देन दे विल पास एन ऑर्डर फॉर एक्स पार्टी। सर मी योगेश पाटील नाशिकला असतो। सर माझी एक केस अशी आहे की एक क्लायंट आहेत माझ्याकडे, ही इज अ रिटायर्ड एअर इंडिया ऑफिसर, 73 एज आहे। त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या सॅलरीमधनं एक फ्लॅट घेतला होता बँड्रा वेस्टला, तो त्यांनी सेल आउट केला आफ्टर रिटायरमेंट आता, आणि मुलगा आणि सून त्या फ्लॅटमध्ये आहे। दे आर नॉट रेडी टू मूव्ह आउट फ्रॉम दॅट फ्लॅट, आणि सुनेने जे सासरे आहेत म्हणजे जे माझे क्लायंट आहेत त्यांच्यावर बरेचसे काही आरोप केलेत। तर ती केस सॉल्व्ह झाली आणि आता जो फ्लॅट आम्ही विकलेला आहे त्याचं सेल डीड पण झालेलं आहे। काल आम्ही ते सेल डीड केलं, पण अजूनही ते इव्हॅक्युएशन करू इच्छित नाहीये मुलगा आणि सून। काय रेमेडी सजेस्ट कराल किंवा गाईड कराल सर? No, see, they first have to file a complaint in the competent authority as a senior citizen for the eviction. मग ती एसडीएम कडे करायची का कोर्टात? Where is the property? Property is in Bandra West and he is staying in Nasik. Yeah, so you know where is the collector office? It is there in Mumbai, Bandra. Chetna College. You have to file a complaint there. Okay, sir. Sure. Thank you, sir.
हेलो सर। मेरा एक क्वेरी मैंने डाला था, कैन द गिफ्ट डिड बी टाइम बाय द सीनियर सिटीजन पेरेंट टू द चाइल्ड दैट दिस विल कम इनटू इफेक्ट ओनली आफ्टर द डिमाइस ऑफ बोथ द सीनियर सिटीजन पेरेंट्स? बिकॉज अभी जो सिनेरियो है जिसमें रिवोक करना पड़ेगा बाद में विद द कंडीशन, ये टाइम कंज्यूमिंग है. बट इफ इन केस द गिफ्ट डीड itself has a time limit or a starting period that it will start only after the demise of the donor, is it possible? Now you are asking me a hypothetical question. No, no, situation. no. It is No, already there. a condition in the gift deed There is a condition in the gift deed. that the gift deed will come into effect only after the demise of the donor and his dependent, like if the senior citizen parents both are surviving. So now And- what is the issue? The both are living. Yeah. So And they what- want to give their estate to the dependent children. So Avoid. there is already a condition in the gift deed. No? The gift deed is executed. No, I'm putting a situation where the parents want to give, but only the effect will come. The effect of the gift deed will come into existence only after the demise of the donee, not before that. No, that is a very stupid condition. It should be that whenever they feel they can revoke the gift deed if the children are not maintaining them and looking after their welfare. That should be the condition, not after the death. But will this not be time consuming and harassment to the senior citizen who has gifted out of love and affection? Now what you are telling me, whether this gift deed is executed or you are going to execute? It will be in process, like gift deed processes will process, like discussion. First, make the question clear whether the gift deed is executed or it is going to be executed. Yet to be active, yet to be executed. With that condition, that why after the death they can immediately revoke the gift deed if they are not maintaining and taking welfare of the parents. Why after But that? will this not lead to legal entanglement between the parents and the children? In any case, if you don't put after the death also, it will lead because the property is getting transferred. Yes. So it is better to put that if they want, they can part with they can revoke the gift deed whenever they want. Okay, sir. Thank you. Can you explain the process of filing a complaint to the tribunal? See, what I will do is I will share the link of the forms which are available, right? They have to file in a simple Hindi, English, or Marathi. They have to submit to the competent authority. If it is in Mumbai, then one is at Bandra, if your jurisdiction come there. And if you are staying beyond Mahim, then you can file at the old custom house. There is one competent authority and one at Vidya Vihar. So you will have to go to the collector's website and find out where your location is, and you can just file it. After they will hear both the parties and the order will be passed either in favor of the senior citizen or either in favor of the children. If you are aggrieved by this order, then you can file the appeal in that tribunal itself, in that premise. And then after that appeal, whoever is aggrieved, he can approach the High Court. Okay. Sir, if parents don't have any property and have more than one child, how will the arrangement of maintenance work in such a case? Yeah, see, if you don't have the property also, it doesn't mean that you have to have the property, then only the children have to maintain. So you have to file a complaint irrespective of whether you have the property or not. The act doesn't say that the children will take care only if the parents have a property. In any case, whether you have property or not, the children have to take care of the senior citizen. And the upper limit is 10,000 rupees. So you can try, if there are two children, ask them, give me 10,000 rupees. So it comes 20,000 rupees. But it will be the presiding officer who will decide. Now there is going to be an amendment in this upper limit 10,000 rupees because 10,000 will not suffice. So it will depend upon the lifestyle and the income, what he had previously had, and what is the income of the children. It will depend on that, and then the compensation will be decided. So right now the upper limit is 10,000 rupees. And what if, sir, parents are asking for additional maintenance for luxury stuff and the children can't bear it? Yeah, it is. There is one. Do the parties need to file assets and liabilities affidavit to decide the maintenance as per the guidelines of Rajneesh versus Neha? Yes, you can. There is no harm in it. But right now, what I said is the upper limit is 10,000 rupees, which is going to be amended very soon.
So it will be depend on the lifestyle, you will get your maintenance. Sir, I'm a first year student and sir, I'm trying to write an article on the very topic. So, I have two questions for you. So first would be, sir, what if the children claim that he or she is unable to provide maintenance because of financial constraints? So, proving the financial liability or capability sometimes can be difficult under this legal framework. Sir, in this situation, what would the tribunal or the court decide? See, whatever the tribunal will decide, they'll have to bear it, whether it is 5,000, 10,000, whatever it is, right? When you were young, as in children, did not your parents look after you? They did not pay you your school fees, your clothing, your food and everything. So Yes, sir. now at the old age, they have become your children, so you have to take care of them. It's that simple. You cannot say that, like we say in the family court, husband and wife, that I am not earning, so I cannot pay the maintenance. The court says whether you are earning or not, you will have to pay the maintenance. Okay, so sir, is it compulsory under this act that you need to pay? Yeah, otherwise you will have to go to jail. Okay, okay. And sir, my second question would be, sir, as per I have read the provisions of this act, I understood as per my understanding. So the act does not adequately addresses family dispute or strained relationship between parent and children, sir. So which can be used by children as a I defense. just read it. If you want, I'll read that part again. That the scope of inquiry in the matter related under Section 23 must be related and confined to the circumstances under which the document was executed in the light of Radhamani judgment. The tribunal has to examine the circumstances under which the deed was executed. It is also necessary to find out whether the senior citizens expected that the transferee would provide amenities and physical needs to the transferor at the time of service. There may not be any written document in this regard. Normally, this has to be concluded from the human conduct and the nature of the relationship circumstances in which such a deed was executed. Strict pleadings or evidence cannot be insisted in such proceedings. Are you getting my point? Right, sir. To be noted that the law only contemplates a breach on the part of the transferee in providing amenities and physical needs to the transferor. It does not stipulate that the condition of providing maintenance should be part of such transfer. Only if you want to revoke your gift deed, then the condition has to be there. Whether now I'm telling you whether you have property or you don't have the property, it is the duty of the children to provide welfare and maintenance to their parents. Okay, sir. Sure, if parents having a daughter and no property, so after the daughter's marriage, will the daughter be bound to maintain them? Yeah, she has to be. And what if the daughter is not earning? Then this is a very rare situation. I have not come across anyone, but it is the responsibility of the children. So whether daughter is earning or not, right, she has to maintain that. Or in that case, if the parent, they will be having some property, or some movable assets like fixed deposit or shares, bank account. So whoever is going to get whatever the inheritance they have, they will be having some gold. So if they write that this person, I'm going to, after my death, this person is going to be the beneficiary of whatever assets I have. It is not necessary to have a very huge palatial flat, then only the children will mention, or the person who is going to get whatever is left by the senior citizen, that person has to maintain. If he has written that will, that so-and-so person will get so-and-so thing, so he has to, or he or she has to maintain. So in your experience, what would you suggest, to pass on the property after death via will or transfer it through a gift deed during the lifetime? See, this is a very relative question. It depends upon family to family, parents and children relationship. I would prefer that you give a gift deed, but make a condition or write down a will. That choice has to be done. They have to seek a legal advice, and the legal advisor will be in a better position after looking at the whatever the relationship between the parents and the children are. He will guide. What if the parents or the child or children are unhappy with the order of the tribunal? Then you can go and challenge in the High Court. First is the Both the competent sides. authority, then it goes to the appellate tribunal in the same distinct collector's office. After the appeal, whoever is aggrieved, they have the remedy in High Court. Okay, sir. So,
in case like the parent is asking for a raise in the amount of maintenance given by the child, Mhm. child like puts forth that, let's say he's into some wrong habits, Mhm. like an addiction to either gambling or drinking. So can the tribunal, like what do you call it, go against the order to reduce the amount of maintenance given to the child, sorry, given to the parent? He may go, but he won't be successful. Right now, it is upper limit is 10,000 rupees. The upper limit is going to be increased as and when it is amended. Right now, it is up to 10,000 rupees. But that is only the cash part. But he has to take the means food, clothing, and medical apart from the 10,000 rupees. Okay. Sir, if parents are divorced and remarried but have no children from the remarriage, so will the children be liable in this case? No. Children of the divorced couple. Definitely, they are liable. If the property goes to them, to the children after the death, then they are liable. Even the stepson and stepdaughter are also liable. Adopted children are also liable. And sir, what are the provisions for minor children who are in the possession of the property or will inherit the property? So, do they have to maintain their grandparents or their parents? Minors are not liable. The law says that the minors are not liable, only major. Okay, sir. So, I think we are done with the queries. Any closing remarks before we formally conclude the session? My advice to all the senior citizen parents that before writing a gift deed or executing a will, take advice, legal advice from your legal advisor, and definitely put a condition. The gift deed has to be a conditional that they will take care of you, your welfare, and your maintenance, food, clothing, medical, everything. Even in that case, the entertainment, if they want to go out once in a month, you will have to take them to a movie or outing anywhere. So you have to take care of your parents. I will share that judgment of the Mustaq where he says that the parents का जो दर्जा उन्होंने describe किया है उनके judgment के अंदर कि no dev is equivalent to the parent. तो even if you see in Quran तो से के अगर जन्नत में जाने का रास्ता किधर है तो बोले माँ के पैर में. The Prophet was asked for three times he said the same thing, that माँ के पैर में. So you have to take care of your parents. That is your moral responsibility. I don't go by the legal this thing, but it is your moral responsibility. So parents, before writing or executing a gift deed or a will, give a thought and then put a condition. Then your life will not be miserable like Vijaypad Singhania. Okay, sir. So thank you so much for sharing your expertise and experience and for your immeasurable contribution on our platform. Thank you, sir. Thank you.